हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 48 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हमारा जो चैप्टर 2 है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, उसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो समाज है रूसी समाज, वो लगभग जो है 18वीं सदी जो है उसमें 3 भागों में बटा हुआ था। रूढ़िवाद थे, उदारवादी थे और रेडिकल थे। उदारवादी कौन थे? एक ऐसा वर्ग था जो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने की बात करता था, ठीक है। और जो उदारवादी समूह थे, लेकिन वो वंश आधारित जो शासक थे, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, इस चीज के विरोध में थे। दूसरा समूह था हमारा रेडिकल समूह। रेडिकल समूह क्या था कि ये एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर जो शासन होता है उसके में बिलीव करते थे, ठीक है। तीसरा जो समूह था वो था रूढ़िवादी। रूढ़िवादी यानी जिनको ये तो पता चल चुका था फ्रांस की क्रांति के बाद कि क्रांति मतलब चेंज तो आएगा, परिवर्तन आएगा, लेकिन अब वो चाहते थे कि परिवर्तन धीरे धीरे आए, एकदम से परिवर्तन ना आए, ठीक है। और जो पुरानी चीज़ें हैं वहाँ उनका जो है कहीं ना कहीं सम्मान किया जाना चाहिए, यानी पुराने विचारों के थे। अब हुआ क्या, 1870 तक के जो है आप कह सकती हो कि लगभग 1870 तक एक नई विचारधारा पूरे यूरोप में फैल रही थी। और वो विचारधारा थी समाजवाद की विचारधारा। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होता है, ठीक है। अब ये जो समाजवाद था, जहाँ पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार लोग जो है वो चाहते थे, इस विचारधारा के आगमन के कई कारण रहे। उसमें सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें तो वो कारण था फ्रांसीसी क्रांति का आना। फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति से लोगों के अंदर एक चिंगारी जो है समानता की वो फूट पड़ी थी चारों तरफ यूरोप में। फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय जैसे विचारों को पूरे यूरोप में जो है फैल जाना, ये समाजवाद के आगमन का पहला कारण था। दूसरा कारण था सामंतवाद का कमजोर होना और नए राष्ट्रों के उदय की भावना, ठीक है। सामंतवाद जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, लोगों को अपनी समानता, अपने अधिकारों का पता चल रहा था, जिसके कारण नए राष्ट्र जो है उनमें उदय हो रहा था। और जो भी आप कह सकते हो कि मध्यम वर्ग का तबका था, वो सब जागरूक हो रहे थे। तीसरा अगर हम कारण की बात करें तो वो है औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ना। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, ठीक है। उद्योग धंधों के कारण जो मजदूर हैं उनकी संख्या में जो है भारी, आप कह सकते हो कि उनकी संख्या बढ़ रही थी, क्लियर। और पूंजीपति जो है, पूंजीपति क्या है कि अपना अपना फायदा देखते हैं, वो मजदूरों की तरफ जो है देखते नहीं थे। तो उनके उनके जो आप कह सकते हो कि चाहे वो हेल्थ इशू हैं, चाहे उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता था पूंजीपतियों को, उनको बस अपना प्रॉफिट कमाने से मतलब होता था। तो इस तरह की असमानता के कारण भी पूंजीपति वर्ग और जो मध्यम वर्ग का तबका था, जो मजदूर वर्ग का तबका था, उनमें आपस में टकराव होने लगा, जो समाजवाद के आगमन का एक कारण बना। व्यापार और मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना, ठीक है। तो व्यापार और मध्यम वर्ग का उदय हुआ तो उनको भी अपने अधिकार चाहिए थे। विज्ञान की नवीन खोज और तकनीकी साधनों में विकास, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था वो था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल हीगल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव, उनकी सोच जो कि लोगों में बहुत जल्दी जो है वो फैलती चली गई। तो ये कुछ कारण थे जो यूरोप में समाजवाद के आगमन के लिए जो है जिम्मेवार थे। अब हम बात करेंगे कि यूरोप में जो है समाजवाद के आगमन के बाद किस तरह से समाजवाद फैला, ठीक है। किन कारणों से हम ये कह सकते हैं कि जो समाजवाद है वो फैल रहा था।
तो 1870 तक समाजवादी विचारधारा जो थी वो यूरोप में फैल चुकी थी। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए उन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली थी और जो है जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बन चुकी थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी कार्यस्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों ने गहरे रिश्ते बना लिए और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद करते थे। यानी जर्मनी में क्या था कि मेन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी और जो छोटे छोटे और संगठन अपने अधिकारों के लिए समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर जो उठ खड़े हुए थे, उन्होंने जर्मनी में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की थी उनके साथ हाथ मिला लिए। ठीक है, और जो संसदीय चुनाव होते थे वो उस पार्टी की मदद करते थे। 1905 तक समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी, ठीक है, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी जो है वो बना ली थी। उसके बाद है 1914 तक यूरोप में समाजवादी पार्टी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन कानून बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण जो है क्या रही, भूमिका रही। 1914 तक जो है क्या हुआ कि जो लिबरलिज्म है या रेडिकल हैं वही जो है क्या था, जो कैपिटलिस्ट थे उनका प्रभाव ज़्यादा रहा। तो जो आप कह सकते हो कि जो रेडिकल थे या जो उदारवादी थे, ठीक है, उनका प्रभाव ज़्यादा रहा। जो समाजवाद था उसके विचारों को इतना ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं दी गई। सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही क्या रहा, दबदबा रहा। लेकिन बाद में अगर हम बात करें समाजवाद की, तो ये सबसे पहले जो है रूस में आया, रूसी क्रांति के रूप में। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर अब हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, यूरोप में समाजवाद के विस्तार में सहायक कारकों की सूची बनाइए। तो आंसर रहेगा फर्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना। ठीक है, तो ये कारण लिखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कारण जो हमने वर्कशीट में भी डिस्कस किया, सबसे पहला कारण फ्रांसीसी क्रांति ही था। दूसरा है औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में बदलाव। तीसरा है पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष का बढ़ना। चौथा है व्यापार और मध्यम वर्ग का तेजी से जो है उदय होना। और नंबर 5 है विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों का विकास। नंबर 6 है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल और हीगल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव। और नंबर 7 है सामंतवाद का कमजोर होना। ये सारे कारण रहेंगे। प्रश्न 2 है यूरोप में समाजवाद के विस्तार में औद्योगिकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो यूरोप में समाजवाद के विस्तार में औद्योगिकीकरण के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ा था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि आपस में जो है उनका टकराव बढ़ा, जिसके कारण समाजवाद का विस्तार जो है वो हुआ था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है समाजवाद के बारे में कार्ल मार्क्स के विचारों की आप अपने शब्दों में चर्चा कीजिए। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो एक समाजशास्त्री थे और उनका मत था कि आर्थिक और सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए और यदि इससे बदलाव न हो तो सशस्त्र क्रांति की जानी चाहिए। कार्ल मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था। ठीक है, यानी वो क्रांति जो है बदलाव के लिए क्रांति लाने के समर्थक थे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है समाजवादी विचारों का यूरोप में किस प्रकार फैलाव हुआ, व्याख्या कीजिए। तो 1870 तक समाजवादी विचारधारा पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए द्वितीय इंटरनेशनल ठीक है नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का बनना। उसके बाद है थर्ड इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवनी और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद है जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों ने गहरे रिश्ते बना लिए और संसदीय चुनाव में वो पार्टी की मदद करते थे। नंबर 5 है 1905 तक समाजवादियों और ट्रेड आंदोलनकारियों ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बना ली।
तो इस तरह से जो समाजवादी विचारधारा थी वो धीरे धीरे यूरोप में फैलती जा रही थी। ये सारे पॉइंट जो है आपको लिखने हैं। क्लियर? सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो रशिया है, ठीक है, उसमें किस तरह से जो रूस है उसमें किस तरह से जो है क्रांति आई और कौन कौन से उसके लिए कारक जो है वो उत्तरदायी रहे थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।